हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा 12th क्लास की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशंस हम पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर के अंदर अभी तक मैं आपको कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बता चुका हूँ, सोल्यूबिलिटी और हेनरीज लॉ के बारे में बता चुका हूँ। इसके बाद रोल्स लॉ और वेपर प्रेशर के बारे में बता चुका हूँ और आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक्जियोट्रोप इन सब के बारे में बता चुका हूँ। सभी वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। जो टॉपिक आपको नहीं आता हो, जो आपने कवर नहीं किया अभी तक, वो आप वहां से जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, और हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना जो नेक्स्ट हमारा हाफ पार्ट रहेगा चैप्टर का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर पहले वाली सारी चीजों का यूज होने वाला है, जो आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। डेफिनेशन बुक के अंदर दे रखी है। हम पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, ठीक है, समझाया जाएगा आपको। दूसरा क्या पूछा जाता है, कंडीशंस क्या क्या लगती है कि क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हर एक सॉल्यूशन के लिए काम करती है। ऐसा नहीं होता है। कौन कौन सी कंडीशंस होती है, वो कंडीशंस हम पढ़ेंगे। इसके बाद एक एक करके चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम पढ़ने वाले हैं। चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे कि इनकी एप्लीकेशन क्या है, किसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की एप्लीकेशन क्या होती है, उनको न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस क्या होती है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चीजें। इसके बाद उसके अंदर क्या क्या लिमिटेशंस है, और लिमिटेशन के बेस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जहां पर पूछा जाता है वेंटो फैक्टर के बारे में। क्लियर है। तो ये सारे टॉपिक हम एक एक कवर करने वाले हैं। सारे एक वीडियो में तो नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, और 2 या 3 जितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इस वीडियो के अंदर हो पाएगी उतनी करवाने की मैं कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डेफिनेशन बुक के अंदर दे रखी है, मोटा मोटी आपको पता भी होगा कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, ना कि नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करे, उसको क्या बोला जाता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। डेफिनेशन ठीक है, आप एग्जाम में लिख के आते आपको नंबर ठीक मिलेंगे, लेकिन इस चीज को समझना है। समझने का मतलब क्या है, जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रही है। क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है। सोचा है कभी इस बारे में। तो क्या करती है कि नहीं करती डिपेंड, तो हाँ करती है। ठीक है, पहली चीज तो आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए कि केवल सोल्यूट के पार्टिकल्स नहीं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पे भी डिपेंड करती है। किस तरह डिपेंड करती है वो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी चीज, अगर भाई हमारी जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी बोली हुई, क्या सभी सॉल्यूशंस के लिए लागू होती है। तो कंडीशंस के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंडीशंस के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं कि भाई जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसकी जो डेफिनेशन है वो आपको कितनी समझ में आई है। अगर वो चीज आपको पूरी समझ में आ गई, कंडीशन समझ में आ गई, तो इसका मतलब आपको आगे वाली चीजें फिर इजी लगने लगेगी। देखो, पहली कंडीशन क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए। पहली कंडीशन तो ये होती है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हर एक सॉल्यूशन के लिए नहीं बोली जाती है। अगर आप चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखते हैं तो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, पहली आती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी आती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ कौन सी आ रही है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो रहती है कहीं ना कहीं वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। वेपर प्रेशर जिसकी स्टडी की थी रोल्ड्स ने, और रोल्ड्स ने एक लॉ दिया था जिसका नाम था रोल्ड्स लॉ, जिसके बेस पे सॉल्यूशंस को आइडियल और नॉन आइडियल बोला गया है। तो जो भी प्रॉपर्टीज किसको रोल्ड्स लॉ को फॉलो करती है उनको हम क्या बोलते हैं भाई, वो आइडियल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज है। जो भी सॉल्यूशन रोल्ड्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज भी एक्चुअल में आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है, और हमें इतना भी पता है कि एक्चुअल में कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता है। तो फिर इन प्रॉपर्टीज का कहां यूज किया जाता है। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये आ जाती है कि भाई जो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी प्रॉपर्टीज ये नहीं है। रियल लाइफ के अंदर अगर हम किसी सॉल्यूशन को बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर देते हैं, अगर किसी सॉल्यूशन क्या कर देते हैं, हम बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर देते हैं, तो ध्यान से सुन लो इस चीज को, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होते हैं दे बिहेव लाइक आइडियल सॉल्यूशंस। वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं बन जाते हैं, बट दे कैन बिहेव लाइक आइडियल सॉल्यूशन। एंड इन केस ऑफ दोज वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस, ये प्रॉपर्टी जो रहती है दे शो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज शो करती है, एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं आती है, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आपको मिल जाती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि डेली लाइफ के अंदर अगर आपको कोई सॉल्यूशन मिला हुआ है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वहां पे आपको फॉलो करानी है, तो पहली कंडीशन तो आपको ये लगानी पड़ेगी कि वो सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट होना चाहिए। क्लियर है पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज जो आती है कि क्या भाई जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, क्या वो केवल और केवल सोल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, क्या वो सोलवेंट के पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करती है। करती है। कैसे, अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की प्रॉपर डेफिनेशन में बोलूं तो इस तरह रहता है, इसको हटा देता हूं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो रहती है
वो ना केवल सोल्यूट के पार्टिकल्स पे बल्कि सोलवेंट के पार्टिकल्स के ऊपर भी, नंबर के ऊपर भी डिपेंड करती है। यहां पे लिख देता हूं मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आप बोलोगे सर इसके अंदर अभी भी सॉल्वेंट का नहीं बताया, तो दोबारा लिख देता हूं मैं कि दूसरी कंडीशन ये भी आती है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो रहती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट के, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट। एक्चुअल में जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो डिपेंड करती है इसके ऊपर, एक रेशियो के ऊपर। रेशियो किसका? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोलवेंट, अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोलवेंट, और कहीं ना कहीं ये जो चीज है ये कंसंट्रेशन टर्म की तरह दिखाई देती है, जैसे कि मोलैलिटी के अंदर होता है। मोलैलिटी के अंदर क्या होता है भाई? मोलैलिटी के अंदर ऊपर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट लेके चलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स लेके चलते हैं। नीचे क्या रहता है? नीचे होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। नीचे क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। अगर आप वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस की बात कर रहे हो, अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस है तो इसका मतलब ये हुआ सोल्यूट की अमाउंट बहुत ही कम है। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट को कंपेयर करना चाहूं, मैंने लिख दिया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को मैं डिनोट कर रहा हूं Na से। Na से किसको डिनोट कर रहे हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट को। और Nb से मैं डिनोट कर रहा हूं किसको? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट को। ये हो गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और ये हो गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं इनका रेशियो लूं तो क्या बनता है? Nb अपॉन Na। इस तरह लिख सकता हूं रेशियो को मैं। हमने लिखना था नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, ऊपर रखे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे रखे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? एक रेशियो बना लिया हमने। और अगर मैं नीचे Nb ऐड भी कर देता हूं, अगर वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा तो अगर आप नीचे Nb ऐड भी कर दो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? आपने हेनरीज लॉ के क्वेश्चंस के अंदर देखा होगा, क्योंकि गैसेस जो होती है उनकी जो सोल्युबिलिटी बहुत कम होती है, तो इस तरह मान के चलते हैं कि वहां पे हम Nb को नेग्लेक्ट भी कर देते थे। अगर दोबारा ऐड भी कर देते हैं कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। और ये जो फॉर्मूला होता है ये किसका होता है? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला हो गया। क्लियर? तो एक चीज का आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो ना केवल सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे बल्कि सॉल्वेंट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे भी डिपेंड करती है। क्लियर है ये दोनों चीजें? तो यहां से हम बोल सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो रहेगी वो किसी कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी? कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड करेगी। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान से सुन लेनी है, अगर इस चीज को नहीं सुनते हो तो फिर देखो दिक्कत हो सकती है। मैं क्या बोल रहा हूं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो रहती है वो एक्चुअल में एक सोलवेंट की प्रॉपर्टी रहती है। किसकी प्रॉपर्टी रहती है? सोलवेंट की प्रॉपर्टी रहती है। और जब उस सोलवेंट में कोई सोल्यूट ऐड कर दिया जाता है, जब उस सोलवेंट को यूज करके कोई सॉल्यूशन बनाया जाता है, तो उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या चेंज आ रहा है, उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या चेंज आ रहा है, उस चीज को हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है? हम क्या स्टडी करने वाले हैं इस पूरे टॉपिक के अंदर? हमारे पास सोलवेंट की कोई एक प्रॉपर्टी रहेगी, उसके अंदर जब कोई सोल्यूट ऐड कर दिया जाए तो उसकी उस प्रॉपर्टी में क्या चेंज आएगा। ठीक है? और क्या वो प्रॉपर्टी जो रहेगी वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रही है, ये चीज आपको चेक करनी है। ठीक है? अगर ऐसा हो रहा होगा तो वो प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और यही चीज इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो क्या आती है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको रब कर देता हूं मैं। देखो भाई, मैंने यहाँ पे दो डायग्राम बनाए हैं। पहला डायग्राम जो उसके अंदर मैंने आपको दिखाया है, ए और बी दो अलग अलग कंपोनेंट थे। ए हमारा सॉल्वेंट है, याद रखना ए क्या है? हमारा सॉल्वेंट है। बी है सोल्यूट। और फिर हमने ए को पहले स्पीकर के अंदर डाला, बी को उसके अंदर डाला और ऊपर से इसको इंक्लोज कर दिया। क्लोज्ड वेसल के अंदर हमने एक सॉल्यूशन बना लिया। क्लियर? मैंने बोला है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक सॉल्वेंट की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसमें कुछ चेंज आता है जब उसमें कुछ सॉल्यूट ऐड किया जाता है। यहां पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? यहां पे हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के अंदर कुछ लोअरिंग आने वाली है, कुछ डिक्रीज आने वाला है ना? तो उस चीज को स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि यार ए का अगर मैं सेपरेटली अगर प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर की बात करता हूं, अगर ये अकेला है तो यहां पर क्या रहेगा भाई? प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर रहेगा। उसको किससे डिनोट किया जाता था? उसको डिनोट किया जाता था पी नोट ए से। डिनोट किससे डिनोट किया जाता था? तो सबसे पहली चीज तो मैं यहां पे लिख देता हूं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या था? ये था पी नोट ए। पहली चीज।
दूसरी चीज, इसके अंदर कुछ कमी आएगी। देखो ये प्रॉपर्टी बोल रही है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कुछ कमी आएगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ कि सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में कमी क्यों आ रही है जब उसके अंदर सोल्यूट ऐड किया, तो इसका रीजन पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर सोल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे। सोल्वेंट जो रहता है काफी वोलेटाइल रहता है, तो इसका मतलब यहाँ से पार्टिकल जाएंगे, वेपर्स बनाएंगे। बट व्हेन वी ऐड सम सोल्यूट टू द सोल्वेंट, देन सम स्पेस, कुछ जगह जो रहेगी, सम स्पेस एट द सरफेस विल बी ऑक्यूपाइड बाय द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। तो ये सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कुछ सरफेस की जगह पे आ जाएंगे, और ये सोल्यूट के मॉलिक्यूल हो सकता है वोलेटाइल हो सकता है वोलेटाइल ना हो। अगर ये वोलेटाइल नहीं होंगे तो सरफेस पे आ तो गए लेकिन वेपर नहीं बना रहे, मतलब वेपर प्रेशर कम होगा। वेपर ही कम बनेगी, वेपर प्रेशर कम होगा। दूसरी चीज, अगर ये वोलेटाइल भी होंगे तो भी इनकी अमाउंट कम है, वोलेटिलिटी कम होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से पार्टिकल्स ऊपर जाने की टेंडेंसी ही कम है उनकी। क्लियर है? तो यहां से पता चलता है कि जब भी आप किसी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड करते हो देन वहां पे वेपर प्रेशर कम हो जाता है, बिकॉज सम स्पेस एट द सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। पहला आंसर आ गया आपको। ठीक है, इसके बाद भाई अगर मैं पूछता हूं कि कितना कम आता है, तो पहले फाइनल देख तो लेते हैं कि फाइनली हुआ कितना। इनिशियल हमें पता है, इनिशियल कितना प्रेशर था सोल्वेंट का, P0A था। फाइनली कितना हो गया उसको भी डिनोट कर देता हूं P टोटल से या फिर PS। S से मैं सॉल्यूशन को लिख रहा हूं। PS क्या होगा? PS से लिखा जाता है, मैं बोल रहा हूं क्या, ये रहेगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। PS से किसको डिनोट कर रहे हैं हम? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को अगर डिनोट करते हैं। एक चीज और, यहाँ पे सोल्यूट जो हम लेके चल रहे हैं, बी जो है सोल्यूट जो है वो एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लेके चलेंगे। कैसा सोल्यूट लेके चलेंगे? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लेके चलेंगे। एक एक केस में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वहां पे कैलकुलेशन जो रहती है वो थोड़ी और डिफिकल्ट हो जाती है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। कैलकुलेट हो सकती है लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, जितना आपके सिलेबस में उतना ही कवर करते हैं। तो बी जो है वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। अगर बी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, इसका मतलब क्या हुआ? नॉन वोलेटाइल मतलब वेपर नहीं बनेगी। वेपर नहीं बनेगी तो वेपर प्रेशर भी जीरो होगा उसका, चाहे आप उसको अकेले लेके चलो चाहे उसको सॉल्यूशन के अंदर लेके चलो। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ PS का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू रोल्स तो क्या होता था? वो होता था P0A जाइए प्लस P0B जाइए। ऐसे लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे? क्लियर है? पहली चीज, मैं यहाँ पे P0B जाइए नहीं लिखता हूँ। क्यों नहीं लिखता हूं? क्यों? क्योंकि बी जो है वो नॉन वोलेटाइल है। इसका मतलब सिंस P0B विल बी जीरो, सिंस B इज नॉन वोलेटाइल। क्लियर है? तो यहां से मैं इस जाई ए के टर्म्स में कुछ ना कुछ प्रेशर को रिलेट कर रहा हूं। जाई ए क्या है? जाई ए होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ए क्या है? हमारा सॉल्वेंट है, तो जाइए क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में तो हमने पढ़ा था कि सोल्यूट की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करती है, मैंने बताया तो सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। तो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज को आप सोल्यूट के अंदर कन्वर्ट कर लो। क्या जाइए को मैं ऐसे लिख सकता हूं, जाई ए प्लस जाई बी इज इक्वल टू 1। अगर दो ही कंपोनेंट थे तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है? यूनिटी होता है। और यहां से जाई ए विल बी इक्वल टू 1 माइनस जाई ए जाई बी। इस तरह लिख सकते हैं इस चीज को। क्लियर? तो जाइए मैं यहां पे लिख देता हूं, बनेगा ये PS इज इक्वल टू सॉल्यूशन का जो प्रेशर रहेगा, वेपर प्रेशर रहेगा, दैट इज इक्वल टू P0A इनटू 1 माइनस जाई बी। क्लियर है? देखो मैं क्या करता हूं, PS इज इक्वल टू P0A माइनस P0A जाई बी। ऐसे लिख सकता हूं इसको, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया खाली। फिर दोबारा मैं क्या करता हूं, P0A को उधर ले जाता हूं, PS माइनस P0A, ये उधर माइनस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये रहेगा माइनस P0A जाई बी। क्लियर? नेगेटिव को हटा देता हूं। अगर मैं नेगेटिव को यहां से हटाता हूं तो यहां पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, ओवरऑल ये पॉजिटिव बन जाएगा और इधर ये बन जाएगा इस तरह से। ठीक है? और अब मैं क्या करता हूं, जाइबी को इधर रख लेता हूं, बाकी सारी चीजों को उधर ले जाता हूं। जाइबी को उधर लेके गए तो बनेगा, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, P0A माइनस PS अपॉन P0A। इस चीज को मैंने ऐसे लिखा, P0A माइनस PS, और ये P0A नीचे चला जाएगा। क्लियर? अब इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखना एक बार। स्टार्टिंग में हमारे पास था केवल प्योर सॉल्वेंट, उसका वेपर प्रेशर था P0A। फाइनली हमारा जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका वेपर प्रेशर है PS। तो कमी कितनी आई वेपर प्रेशर के अंदर? इतना तो पता है कि कमी तो आएगी। कितनी कमी आई? तो इनिशियल जो हाई था उसमें से आप इस फाइनल लो वैल्यू को कम कर देंगे, क्या आ जाएगी? लोअरिंग आ जाएगी, डिक्रीज आ जाएगा। डिक्रीज कितना होगा वेपर प्रेशर के अंदर? इनिशियल माइनस फाइनल, यानी P0A माइनस PS। ये तो ऊपर वाली वैल्यू जो ये किसके इक्वल है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और किसके रिलेटिव? आप इनिशियल के अगर आप लेते चलते हो, इनिशियल से कितना डिक्रीज हुआ है तो नीचे उसको इनिशियल वाली वैल्यू से डिवाइड कर दिया, तो अब ये बन गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसी चीज को बोला जा रहा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है? तो ये क्या हो गया? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और किसके इक्वल आ रहा है? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रॉपर्टी रहेगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगी, और ये प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर आप इस फॉर्मूले को आगे लिखना चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हो, जाइबी का फॉर्मूला हटा के
कि पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू जाइबी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb, ठीक है। और अगर ये सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट हुआ तो इस नीचे वाले Nb को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, Nb अपॉन Na बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं, ये फॉर्मूला ध्यान में रख लेना है। क्या फॉर्मूला आया है, सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको प्रॉपर्टी का नाम याद है तो इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में लोअरिंग आ रही है, किसके रिलेटिव, इनिशियल वैल्यू, जो हायर वैल्यू थी, जो सॉल्वेंट की वैल्यू थी उसके। मैं बोल रहा हूं कि जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज होती है, और कुछ सोल्यूट ऐड करने के बाद उनकी प्रॉपर्टी में जो चेंज आता है उसी को हम मेजर कर रहे हैं, क्लियर। तो ये थी हमारी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी, उसका प्योर स्टेट के अंदर वेपर प्रेशर, उसमें से हमने घटा दिया क्या, फाइनल प्रेशर, यानी कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और नीचे डिवाइड कर दिया इनिशियल वैल्यू से, हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट विल बी इक्वल टू जाइबी, क्लियर। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लो, इस छोटे से डेरिवेशन को नोट कर लो, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ।